नमस्कार साथियों। आज हम लोग डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी पर एक बार प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। यह समझने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर किन किन परिस्थितियों में जीकर इस समाज में महिलाओं के लिए और वंचित वर्ग शोषितों के लिए क्या क्या कार्य किए या क्या क्या कदम उठाए, उनके बारे में हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये चैट जीपीटी के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं उनकी जीवनी। 1000 से 1500 शब्दों के बीच में एक हम मोटा मोटा ओवरव्यू ले रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर किन किन स्थितियों में किन किन लेवल में सर्वाइव किए थे वो। तो डॉक्टर अंबेडकर का एक तो आप देखिए यहाँ पे पूरा नाम इन्होंने बताया है कि एक विधिवेत्ता के रूप में अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और पहले इनके बारे में बता रहे हैं कि मेन इनका पॉइंट क्या था। अब देखते ये हैं, एक शिक्षाविद थे, राजनीतिक थे, संविधान निर्माता के रूप में इनको यहाँ पर दर्शाया गया है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं। अब आगे देखने की बात है यहाँ पे, आगे देखेंगे कि प्रारंभिक जीवन के बारे में बता रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वह कब हुआ था? 14 अप्रैल को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश में। अगर आप लोगों को याद हो तो उत्तर प्रदेश के एकदम जस्ट जो है बाएं हाथ पे अगर मैप में देखेंगे तो मध्य प्रदेश आता है, एमपी, जहाँ पे 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में एक महू नामक नगर में हुआ था। उनका मूल नाम जो है भीमराव रामजी सकपाल था। वे महार जाति के थे और महार जाति आपको बता दें कि उस टाइम पे जो हुआ करते थे, मतलब छुआछूत से काफ़ी पीड़ित हुआ करते थे। उनको अछूत माना जाता था एक प्रकार से। इनके पिताजी का नाम जो था रामजी मालोजी सकपाल था इनके पिताजी। और एक ये जो है ब्रिटिश सेना में एक सूबेदार थे। भाई सूबेदार एक कोई छोटा मोटा पद नहीं होता है, अपने आप में बहुत बड़ा पद माना जाता है एक सूबेदार का, वो भी ब्रिटिश सेना में। ब्रिटिश सेना में सूबेदार होने के बाद भी इनको और इनके परिवार को छुआछूत की कितनी यातनाओं का सामना करना पड़ा, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर इनके पिताजी सूबेदार थे उसके बाद भी ये इतनी विकट परिस्थितियों से गुजरे थे। अगर इनके पिताजी सूबेदार नहीं होते तो फिर इनको किन किन यातनाओं का सामना करना पड़ता, ये एक सोचने की बात है। इनके माताजी का नाम जो है भीमाबाई था। माताजी का नाम क्या था? भीमाबाई। परिवार शिक्षित था। देखिए सबसे बड़ा पॉइंट की बात ये है कि परिवार इनका शिक्षित था। ये अपने माता पिता के जो है 14वें नंबर के पुत्र थे। 13 भाई बहन के बाद ये 14वें नंबर पर पैदा हुए थे और परिवार जो इनका था बहुत शिक्षित था। परंतु जातिगत भेदभाव के कारण में सामाजिक स्थिति जो है बहुत कठिन हो गई थी। जीने के लिए इनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। अब इसमें बताते हैं आगे इनकी जीवनी में कि बाल्यावस्था में अंबेडकर को जातीय भेदभाव का इतना सामना करना पड़ा, इतना सामना जिसका कुछ एक हद हो गई थी इस लेवल पे। स्कूल में अलग से बैठने के लिए व्यवस्था, पानी पीने के लिए अलग से बर्तन इनको देना पड़ता था, टीचर सही से बात नहीं करते थे, मतलब तमाम प्रकार की इनको जो है यातनाओं का सामना करना पड़ा। किसी किसी दिन जब चपरासी स्कूल का नहीं आता था तो उस दिन इनको बेचारे को बिना पानी पिए ही अपने जो है पूरा दिन बिताना पड़ता था। अब सोचिए कि किस लेवल पे इन्होंने चीज़ों को लेकर सर्वाइव किया है और अपने आप को इतना मजबूत किया है। इनको पढ़ने और समझने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि आदमी कितनी भी आउट सिचुएशन में क्यों ना हो, कितनी भी बुरी परिस्थितियों में क्यों ना हो, लेकिन आदमी को स्थिर रहना चाहिए। अपने जो भी उसका लक्ष्य है उसके प्रति एकदम आदमी को सजग रहना चाहिए, अडिग रहना चाहिए, उससे हटना या भागना नहीं चाहिए। अब देखिए इनकी शिक्षा की बात कर रहे हैं कि अंबेडकर की बुद्धिमत्ता और लगन के कारण इन्हें जो है स्कॉलरशिप प्राप्त हुई थी। उस टाइम पे राजा महाराजा जो हुआ करते थे, जैसे आज के टाइम पे हमको स्टेट और सेंटर से जो है स्कॉलरशिप मिलती है, वैसे ही पहले भी मिला करती थी शिक्षा के लिए। तो आगे की पढ़ाई इन्होंने जब करनी चाहिए तो इन्होंने 1907 में जब मैट्रिक्स पास की। अब देखो 1891 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कब कब होता है? 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल 1891 में इनका जो है जन्म होता है। उसके बाद 1807 ईस्वी में जो है मैट्रिक्स मतलब 10वीं की परीक्षा पास करते हैं। उसके बाद फिर क्या है, एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में जो है 1912 ईस्वी में ये बैचलर की डिग्री प्राप्त करते हैं। और उसके बाद 1913 ईस्वी में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले जाते हैं, जहां उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए किया। कहाँ से? अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जो है इन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त की और 1927 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री भी कोलंबिया विश्वविद्यालय से पहली बार इन्होंने जो है प्राप्त की थी। अब अमेरिका से लौटने के बाद वे लंदन गए, जहां उन्होंने ग्रेज इन से कानून की पढ़ाई की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से
डीएससी की डिग्री प्राप्त की। भाई आपको बता दें कि ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, यहाँ से डीएससी की डिग्री प्राप्त करने वाले ये इकलौते भारतीय हैं। इनके अलावा अभी तक डॉक्टर अंबेडकर के अलावा डीएससी की डिग्री डॉक्टर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किसी भी भारतीय ने आज तक आई रिपीट आज तक नहीं प्राप्त कर पाया है। कोई भी भारतीय आज तक। डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा का दायरा जो है अपने आप में बहुत विस्तृत है। ये विश्व के सर्वाधिक शिक्षित व्यक्तियों में से गिने जाते हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में आज भी यूनिवर्सिटी के मेन फ्रंट गेट पे इनकी जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया है, उनकी प्रतिमा बनाई गई है। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सेंट्रल लाइब्रेरी में भी इनकी जो है प्रतिमा देखने को मिलती है। अब सामाजिक आंदोलन और संघर्ष के बारे में इनको देख लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के भारत लौटने के बाद जो है समाज में व्याप्त जो छुआछूत था, इन सबके ये एकदम खिलाफ थे। जातिवाद के एकदम खिलाफ थे। इन्होंने अब आगे क्या कह रहे हैं, इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की अपने आप में। जो भी व्यक्ति बहिष्कृत हुआ करते थे समाज से, छुआछूत से, जिसमें इनका उसमें मुख्य उद्देश्य ये था कि दलितों को शिक्षित करना, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की उनके रक्षा करना। किसका? दलितों का, शोषित वर्ग के जो वंचित वर्ग वाले सभी लोग थे, उनके शिक्षा और सामाजिक राजनीतिक सभी अधिकारों की रक्षा करने के लिए इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। इन्होंने मूक नायक नाम की पत्रिका की भी शुरुआत की थी, जिसको ये खुद ही लिखा करते थे। उसमें इन्होंने दलितों की समस्याओं को मुखर रूप से उठाया था। 1927 में इन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। कब महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व कब किया था? 1927 ईस्वी में इन्होंने किया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि छुआछूत के लिए इनको जल स्रोतों का उपयोग करने का अधिकार भी दिलाने की मांग इन्होंने की थी। कि मतलब जो तालाब है, जो बावली है, जो नदी है, इनमें पहले शोषितों और दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। उसके लिए भी इन्होंने प्रखरता से आवाज़ उठाई और उनको अधिकार के लिए जो है लड़े थे ये। अब आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। उन्होंने कहा था कि मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की शिक्षा देता है, ना कि इसमें जो है भेदभाव की स्थिति को प्रकट करता है। ये उनके खुद के वक्तव्य हैं डॉक्टर साहब के। अब इनके राजनीतिक जीवनी के बारे में देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीति की सामाजिक सुधार का माध्यम बनाया। वे मानते थे कि दलितों को सामाजिक न्याय तभी मिलेगा जब उन्हें राजनीतिक शक्ति प्राप्त होगी। उन्होंने स्वतंत्रता दल और बाद में जो है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। इसकी स्थापना, एक तो स्वतंत्रता दल की स्थापना की, उसके और दूसरा क्या, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। SCF की स्थापना इन्होंने की थी। 1932 में पूना पैक्ट इन्होंने महात्मा गांधी जी से किया था। 32 में जब पूना पैक्ट इन्होंने महात्मा गांधी से किया था, जिसमें इन्होंने निर्वाचन मंडल देने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी के विरोध के कारण एक समझौते के तहत उसको छोड़ दिया और बाद में इन्होंने सुरक्षित आरक्षण का अधिकार भी उससे प्राप्त कर लिया था। पूना पैक्ट जो होता था नर्मदा की जेल में हुआ था, जो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी, एम के गांधी के बीच में हुआ था 1932 ईस्वी में। अब 1947 में भारत की आज़ादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर को पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। जब 1947 में भारत देश हमारा आज़ाद हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर को क्या बनाया गया था? कानून मंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। और उसके बाद भारतीय संविधान में यह बच्चा बच्चा जानता है कि इनका किस प्रकार का योगदान है, कैसा योगदान है। इससे कोई भी बचा नहीं है इस बात से। भारतीय संविधान में उन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान निर्माण के समय सभी वर्गों को ध्यान में रखकर, ना ही केवल शोषित वर्गों और दलितों के लिए, इन्होंने इनफैक्ट महिलाओं के लिए, बाकी अन्य सभी वर्गों के लिए इन्होंने उतना ही ध्यान दिया जितना कि दलितों और शोषित वंचित वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए संविधान में किया गया इनका कार्य जो है अद्वितीय है। अपने आप में एक प्रखरता को निरूपित करता है सभी। अब इसमें लिखा गया है कि उन्होंने समान नागरिक अधिकार, अस्पृश्यता, जो हमारे आज भी मौलिक अधिकार में आर्टिकल 17 में हमको देखने को मिलता है, धर्म की स्वतंत्रता, आरक्षण, सामाजिक न्याय, ये सभी जो है हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो कि हमको आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। इसमें हमको आज भी बड़ी प्रखरता के साथ देखने को मिलता है। जहाँ अब उन्होंने लास्ट में क्या कहा था कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का माध्यम है जो हमारे जीवन शैली को एक कानूनी रूप से बहुत ही बेहतर और प्रभावी एक जीवन देगा। यह इनके विचार थे। अब आगे हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म की इन्होंने दीक्षा कहाँ से ली थी।
डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन के अंतिम चरण में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हिंदू धर्म में जो है रहते हुए दलितों को समानता नहीं मिल सकती है। इनका खुद का यह वक्तव्य है कि ये जो हैं हिंदू धर्म में पैदा हो गए, यह इनके हाथ में नहीं था, लेकिन इन्होंने इस चीज़ के लिए प्रण लिया था कि ये पैदा बेशक हिंदू धर्म में हुए हैं, लेकिन ये मरेंगे नहीं हिंदू धर्म में, क्योंकि मरना जो है हिंदू धर्म में नहीं है, यह इनके हाथ में है कि हिंदू धर्म के अलावा या किसी दूसरे धर्म को एक्सेप्ट कर लें। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा इन्होंने 14 अक्टूबर सन 1956 ईस्वी में नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ में ली थी। 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी में कहाँ पर ली थी? नागपुर में ली थी। बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। यह एक ऐतिहासिक घटना है जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में जाना जाता है, जिसमें लाखों दलितों और शोषित और वंचित वर्ग के लोगों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, अपना लिया था, और बौद्ध धर्म अपनाकर उन्होंने अहिंसा, करुणा, समता के मार्ग को चुना और अपने अनुयायियों को भी यही शिक्षा दी। बौद्ध धर्म को अपनाने का इनका एक कारण यह भी मिलता है, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसको इन्होंने खुद लिखा है। डॉक्टर अंबेडकर ने वेटिंग फॉर अ वीज़ा नाम की इनकी एक आत्मकथा है, एक जीवनी, एक पुस्तक है जिसको इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखी है, लेकिन उसकी एक हिंदी प्रति भी आज के टाइम पे मौजूद है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये बौद्ध धर्म को क्यों अपना रहे हैं, वाई आई एम एक्सेप्टिंग बौद्ध धर्म। उन्होंने इसमें सबसे बड़ा कारण इसमें दिया है कि बौद्ध धर्म में मेल और फीमेल की कैटेगरी को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। इसमें एक दूसरे को उससे अलग और अछूता नहीं बताया गया है। दोनों में मेल और फीमेल दोनों की कैटेगरी को एक समानता दी गई है, एक बराबरी का अधिकार दिया गया है। अब आगे देखते हैं इनके निधन और विरासत के बारे में। इसमें कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का निधन जो है 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को, और इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को जो है बौद्ध धर्म अपना लिया, और बौद्ध धर्म अपनाने के 2 से 3 महीने बाद जो ही इनका जो है देहांत हो गया। इनके विचारधारा जो है एक आंदोलन बन गई है, और मरणोपरांत भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया है। आज देश भर में इनकी स्मृतियाँ भी जीवित है। संविधान भवन, डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय, उनकी स्मारक स्थल और उनका साहित्य, लाखों लोग हर साल 14 अप्रैल को उनके जन्मदिवस को अंबेडकर जयंती के रूप में भी मनाते हैं, और 6 दिसंबर को जो है महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि 6 दिसंबर को इस महान आत्मा ने जो है अपने आत्मा रूपी जो है एक दैवीय शक्ति को अपने शरीर से अलग कर दिया था, और इनको जो है महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में 6 दिसंबर को मनाया जाता है। अतः निष्कर्ष के रूप में आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर जी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है, जो इस समाज को आगे ले जाने के लिए दलितों और शोषित वंचित वर्ग के लोगों के लिए और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, जिनको देखकर, जिनको पढ़कर आज के सभी शोषित और वंचित वर्ग के किसी भी समाज के लोग जो हैं आगे बढ़ने की प्रेरणा ले सकते हैं। उन्होंने अपने ही शब्दों में कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करते रहो। यह उनका मंत्र आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय में था। और इनकी एक और बात जो है सबके सामने आती है, जिसमें इन्होंने कहा था कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो मेन इनकी बात ये थी कि शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए। जीवन में संघर्ष के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे कि आपको इस समाज में एक खुद का सम्मान और खुद की रेपुटेशन को अगर आपको कायम करना है तो शिक्षित बनना ही पड़ेगा। समाज में पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। इस पे आपकी क्या राय है, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, यह कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।